वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 आयोश मैनेजिंग सेफली को कंटिन्यू करेंगे और हम इसमें मॉड्यूल 2 जो कि असेसिंग रिस्क है इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पर्पस ऑफ दिस लेक्चर सीरीज इज़ जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। एंड इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे द की लर्निंग पॉइंट्स फॉर असेसिंग रिस्क। मॉड्यूल 2 आर what is risk assessment and how are the risk assessments carried out। तो सिंपल इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क क्या होता है। रिस्क में बेसिकली जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रिस्क असेसमेंट किस तरह से कंडक्ट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ रिस्क। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्क जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज में भी, वो आपसे पूछता है व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज हैजर्ड, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो डिटेल में देखेंगे सबसे पहले व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क। रिस्क एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए हम एक शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को स्टोर किया जाता है और आगे मतलब कि मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है। तो अब उसी वेयर हाउस में डिफरेंट चीज़ें स्टोर की गई हैं। दो आइटम्स इसमें हमारे पास पिक्चर में दिखाए गए हैं। एक हमारे पास आउटडोर प्लास्टिक फर्नीचर है और एक इसमें टेलीविज़न सेट्स हैं जो सेम वेयर हाउस में हमें मतलब दिखाए गए हैं कि स्टोर किए गए हैं। अब इसकी रूफ टॉप के ऊपर आप देखें तो इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। स्टोरी ये है कि जनाब जो वेयर हाउस है उसकी रूफ में क्रैक्स हैं जहाँ से बारिश का पानी आ सकता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया हमारे पास कि बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है और जो क्रैक्स थे उनमें से पानी टपकना स्टार्ट हो गया है। अब हम रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क दोनों जो स्टोर्ड आइटम है उनके लिए डिफरेंट रिस्क है। अब अगर हम प्लास्टिक आउटडोर फर्नीचर की बात करेंगे तो इस केस में रिस्क कोई ज़्यादा नहीं है, बिकॉज जो फर्नीचर है प्लास्टिक का वो ऑलरेडी आउटडोर इन्वायरमेंट बाहर रखने के लिए जो है वो यूज़ होना है, तो उसमें कोई मेजर रिस्क नहीं है। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे टीवी सेट्स की जो कि हमारे पास टेलीविज़न स्टोर किए गए हैं सेम वेयर हाउस में, तो उनके केस में रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज जब बारिश उनके ऊपर गिरेगी तो वो डैमेज हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। जबकि आउटडोर जो फर्नीचर है उसको जस्ट हम दोबारा से क्लीन कर लेंगे तो वो दोबारा रीयूजेबल हो जाएगा। लेकिन जो टीवी सेट्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही सिचुएशन में दो डिफरेंट चीज़ों के लिए रिस्क ऑफ डैमेज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं असेसिंग द रिस्क की तरफ। टू इंश्योर सेफ वर्क इन्वायरमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। अगर आपने सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी है तो आपको रिस्क का पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली रिस्क क्या होता है। टू डिफाइन द रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक ऑन फ्यू बेसिक टर्म्स। रिस्क से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनसे मिलके रिस्क जनरेट होता है उनको हमें डिस्कस करना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है व्हाट इज हैजर्ड। एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू काज हार्म इज कॉल्ड हैजर्ड। ये कोई मशीन इक्विपमेंट हो सकता है, एक पोर्ट होल यानी जिसे हम खड्डा बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर एक गर्म कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो भी रिस्क काउंट किया जाता है, हैजर्ड काउंट किया जाता है। इससे नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर हैजर्ड टू काज हार्म अ हैजर्डियस इवेंट मस्ट हैपन। वो कहता है जनाब एज इट इज़ अगर हैजर्ड प्रेजेंट है, एक खड्डा प्रेजेंट है, लेकिन तब तक वो उससे नुकसान नहीं होगा जब तक वहाँ पे हैजर्डियस इवेंट नहीं होगा। अब हैजर्डियस इवेंट क्या है कि एक बंदा चल के आए उस खड्डे में अटके और फिर गिर जाए, इसे हम हैजर्डियस इवेंट कहते हैं। तो वो कहता है कि जनाब हैजर्ड एक मशीन पड़ी हुई है, शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक जनाब ट्रेलिंग केबल पड़ी हुई है, एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर डैमेज है, सारे ये हैजर्ड है। लेकिन हैजर्ड से तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक हैजर्डियस इवेंट नहीं होगा। मतलब कोई बंदा आए उस जो बेड डैमेज केबल है उसको जब तक हाथ नहीं लगाएगा तब तक उसको करंट नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक हैजर्ड को नुकसान देने के लिए हैजर्डियस इवेंट का होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब हैजर्डियस इवेंट की बात कर लेते हैं। फॉर हैजर्ड टू काज हार्म अ हैजर्डियस इवेंट मस्ट हैपन। एक बंदा आया, उसके पास एक बॉक्स था काटन का, उसमें कुछ चीज़ें थी, सही है, वो उस खड्डे से ट्रिप हुआ है, उसका वो बॉक्स भी गिर गया, वो खुद भी गिर गया है, दैट इज कॉल्ड हैजर्डियस इवेंट। अब इससे नुकसान होगा। अब लाइकलीहुड द चांसेस दैट अ हैजर्डियस इवेंट विल अकर इज कॉल्ड लाइकलीहुड। मतलब होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए अगर ये खड्डा एक शॉपिंग मॉल की फ्रंट साइड के ऊपर है जहां से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं तो उससे अटक के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर एक बैक डोर के ऊपर जहां पे ट्रैश फेंकने के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, अगर ये खड्डा वहां पे है तो वहां पे गिरने के चांसेस कम है लोगों के, बिकॉज वहां पे लोगों का आना जाना कम है।
तो लाइकलीहुड डिपेंड करती है कि वो हैजर्ड कहाँ पे है। एक स्विच फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, एक सर्किट ब्रेकर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, उसी की तार डैमेज है, तो वहाँ पे लाइकलीहुड ज़्यादा है करंट लगने की, इलेक्ट्रोक्यूशन होने की। देन हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज इज द आउटकम ऑफ हैजर्डियस इवेंट, मतलब नुकसान कितना होना है। कॉन्सिक्वेंसेज को हम सिवेरिटी भी कहते हैं कि कितना नुकसान होगा। अब अगर बंदा खड्डे से गिरेगा उसको चोट कितनी आएगी, जो उसके पास मटेरियल था वो कितना डैमेज होगा, इसे हम बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसमें क्या हो सकता है कि जो मतलब उससे जो चीज़ गिरी है वो टूट गई है, एक ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। या ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि उसको चोट लग गई है, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसका पाँव टूट गया जनाब खड्डे से अटक के गिरने से, सही है। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क की। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अ हैजर्डियस इवेंट अकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट। सिंपल इज दैट हम ये कह सकते हैं लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेज इज कॉल्ड रिस्क। मतलब कि रिस्क हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक हैजर्ड से हैजर्डियस इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, और नंबर 2 पे अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर उससे नुकसान कितना होगा। इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो उसे हम रिस्क कहेंगे। लेट्स सपोज दैट एक बंदा रोड के ऊपर बाइक को व्हीलिंग करता हुआ जा रहा है, जिग जैग करता हुआ जा रहा है, हाई स्पीड पे जा रहा है। अब उसका कंपैरिजन अगर करें, एक बंदा 40 की स्पीड के ऊपर साइड पे प्रॉपर हेलमेट पहन के सुकून से जा रहा है, तो लाइकलीहुड या चांसेस ऑफ एक्सीडेंट डेफिनेटली उस बंदे के ज्यादा है जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा है। और कॉन्सिक्वेंसेज, अगर देखें एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, जो 40 पे जा रहा है डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज कम होंगे, उसको कम चोट लगेगी। जो बंदा 100 पे जा रहा है, जिग जैग जा रहा है, व्हीलिंग करता हुआ जा रहा है, उसको ज्यादा चोट लगेगी, उसको कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा होंगे। तो मतलब रिस्क किसको ज्यादा है, जो फर्स्ट वन है जो जिग जैग और रैश ड्राइविंग कर रहा है, और रिस्क किसको कम है, जो कि प्रॉपर तरीके के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हुआ जा रहा है, उसको भी रिस्क है। रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पर हम लेकर आ सकते हैं, रिस्क को हम जीरो नहीं कर सकते। तो रिस्क किस केस में कम है, जो बंदा सही से बाइक चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज को हम डिस्कस कर लेंगे। तो रिस्क लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब लाइकलीहुड भी हाई टू लो हो सकती है और कॉन्सिक्वेंसेज भी हाई टू लो हो सकते हैं। अगर हम लो कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो जनाब क्या हो सकता है, लाइकलीहुड क्या है कि अगर बैक डोर के ऊपर लाइकलीहुड की बात करें, लो लाइकलीहुड तब होगी अगर बैक डोर के ऊपर वो खड्डा है तो गिरने के चांसेस कम है। अगर फ्रंट ऑफ द शॉप या फ्रंट ऑफ द शॉपिंग मॉल पे वो खड्डा है तो वहां से गिरने के, ट्रिप होने के, हैजर्डियस इवेंट होने के चांसेस ज्यादा है। कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर लें तो सिंपल ये भी है कि उससे कुछ चीज गिरे, वो टूट जाए, उसको खुद चोट ना लगे, ये लो कॉन्सिक्वेंसेज है। और हाई कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उस बंदे का फ्रैक्चर हो जाए या उसको मेजर इंजरी आ जाए। तो लाइकलीहुड भी लो से हाई तक वेरी करती है और कॉन्सिक्वेंसेज भी लो से हाई तक वेरी करते हैं। नेक्स्ट कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे हमें हैजर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए कैंटीन का दरवाज़ा है, कैंटीन का एंट्रेंस डोर है। यूजली 1 PM पे लंच ब्रेक होती है या रेस्ट ब्रेक होती है, तो वो बंदा वहाँ पे मोब लगा रहा है, तो यहाँ पे स्लिप एक हैजर्ड है जिससे कोई बंदा हैजर्डियस इवेंट को एक्सपोज हो सकता है, रिस्क ऑफ फॉल है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक वर्कर जो है वो बहुत स्पीड के साथ वो कॉर्ड जो है उसको मूव कर रहा है, एज इट इज किसी को हिट कर सकता है, हैजर्ड है, हैजर्डियस इवेंट होने के चांसेस है। इस तरह से अगर आपने ऑर्डर किया है, वो बंदा ग्लव्स नहीं पहन रहा या ग्लव्स उतार के आपको फूड सर्व कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन है। इस तरह से अगर आपने इंस्टा गीजर जैसे होते हैं यूजुअली घरों में, अगर वॉशरूम के अंदर लगाया हुआ है, तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन या कंटिन्यूस बर्निंग की वजह से ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे रिस्क टू एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक गैसेज आ जाएगा। तो ये कुछ डायग्राम थी जिनको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चलेंगे व्हाट इज रिस्क। सेकंड की लर्निंग आउटकम है हमारे पास रिस्क असेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट दैट कुड काज इंजरी और इल हेल्थ। हम उस चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली 4 चीज़ें देखी जाती हैं। रिस्क असेसमेंट में हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किस बंदे को नुकसान हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स की एडिक्वेसी को चेक करते हैं और फर्दर कंट्रोल मेजर्स जो है वो इंप्लीमेंट करवाते हैं, ताकि हम रिस्क को एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल वाली, एक्सेप्टेबल वाली स्टेज पे लेकर आ सकें। इसको हम बेसिकली रिस्क असेसमेंट कहते हैं। रिस्क असेसमेंट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना होती है। एंड हाउ आर द रिस्क असेसमेंट्स कैरीड आउट। सिंपल एक स्टेप आ जाएगा कि रिस्क असेसमेंट हमने करनी कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ द वर्क टास्क। हमने जौन सी एक्टिविटीज करनी है उनकी लिस्ट बनाएंगे कि हमने जनाब लेट्स सपोज दैट हमने क्लीनिंग ऑफ विंडो ग्लासेस करने हैं आउटसाइड द बिल्डिंग, तो हम लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाएंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या
काम दरकार है, कौन कौन सी मटेरियल शिफ्टिंग चाहिए, मैन पावर शिफ्टिंग चाहिए, उसके बाद हमें एक्सेस इक्विपमेंट इंस्टॉल करने हैं, फिर हमने क्लीनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी। तो लिस्ट ऑफ टास्क हम पहले लिखेंगे। उसके बाद लोकेशन, किस जगह पे हमने काम करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पीपल, कौन कौन से बंदे, लाइक पेंटर ने काम करना है, असिस्टेंट ने काम करना है, साथ में उसके मतलब कि एक असिस्टेंट पेंटर होगा, कौन से बंदे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। लेट्स सपोज दैट पेंटिंग एक्टिविटी है या क्लीनिंग एक्टिविटी है, तो उसमें कौन कौन सी वर्कफोर्स जो है वो यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे उस एक्टिविटी के लिए। लेट्स सपोज दैट वर्क एट हाइट एक्टिविटी है, उसमें डेफिनेटली यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया लैडर यूज करना है, पाइप यूज करना है, क्लीनिंग ब्रश यूज करना है, क्लीनिंग लिक्विड जो कि केमिकल हो सकता है उसको यूज करना है। तो इक्विपमेंट्स और केमिकल्स कौन कौन से यूज होने हैं इनको हम इनलिस्ट कर लेंगे। एक्टिविटीज, काम क्या क्या है, वर्क एट हाइट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, मटेरियल शिफ्टिंग इन्वॉल्व है, केमिकल क्लीनिंग इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ों को हम इनलिस्ट कर लेंगे। और सेकेंड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा दैट इज आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्टिविटी में हमारे पास रिस्क कौन कौन से हैं। फॉल ऑफ मटेरियल का हैजर्ड है, फॉल ऑफ पर्सन का हैजर्ड है, केमिकल एक्सपोजर का हैजर्ड है, ट्रेलिंग जो हमारे पास ये ट्रैफिक का हैजर्ड है, इसी तरह से हमारे पास वो पाइप पड़ा हुआ उससे इंटेंगलमेंट का हैजर्ड है। ये सारे हैजर्ड हैं, इनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वन बाय वन, जिस तरह से ये पिक्चर में हमारे पास शो किया गया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है जनाब कि वो जो हमारे पास टूल्स यूज हो रहे हैं, फॉल ऑफ मटेरियल का वहाँ पे हैजर्ड है, फिर केमिकल हैजर्ड है, ट्रैफिक का हैजर्ड है, ट्रेलिंग जो पाइप पड़ा हुआ है उससे इंटेंगलमेंट का यहाँ पे हैजर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में व्हाट आर द हैजर्ड्स हु माइट बी हार्म्ड, कौन से बंदों को नुकसान हो सकता है, एंड हाउ माइट दे हार्म्ड, वो उनको किस तरह से नुकसान हो सकता है, ये चीज़ों का एस्टिमेट करेंगे। देन हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, एस्टिमेट द रिस्क। रिस्क को एवेल्युएट किस तरह से करना है। यू नीड टू कंसीडर टू थिंग, हाउ लाइकली इज दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, कितने चांसेस हैं कि कोई चीज़ गलत हो सकती है, मतलब लाइकलीहुड को हमने चेक करना है। एंड हाउ सीरियस कुड बी द आउटकम, उसकी सेवेरिटी कितनी है, उसके आउटकम्स कितने वर्स्ट हो सकते हैं, नुकसान कितना हो सकता है, चोट लग सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, मटेरियल डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है। इस चीज़ को हमने एस्टिमेट करना है। तो अब लाइकलीहुड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे कि चांसेस ऑफ गिरने के चांसेस किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो लाइकलीहुड में सबसे पहले देखें कि सीढ़ी पे काम करना, तो लाइकलीहुड क्या हो सकती है गिरने का, चांसेस क्या है, रिस्क क्या है, हैजर्ड क्या है, फॉल ऑफ पर्सन का हैजर्ड है। लेट्स सपोज दैट अब हम देखते हैं सीढ़ी बड़ी अच्छी मेंटेन है, टॉप से भी जो उसको सिक्योर किया गया है, बॉटम से भी सिक्योर किया गया है, कोई रंग्स टूटे नहीं हुए, प्रॉपर एक लैडर है, तो यहां से गिरने के या फॉल होने के चांसेस क्या है, लो है। सेकंड लैडर हमारे पास आ जाएगी। अब देखें इसके एक दो रंग टूटे हुए हैं, टॉप से सिक्योर नहीं है, बॉटम से सिक्योर नहीं है। अब यहाँ पे लाइकलीहुड ऑफ फॉल है मीडियम। अगर हम थर्ड लैडर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे रंग टूटे हुए हैं, टॉप से सिक्योर नहीं है, बॉटम से सिक्योर नहीं है, डिसबैलेंस लैडर है, यहाँ से गिरने के चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइकलीहुड जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। 1 2 3 हमने नंबरिंग कर दी, 1 पे कम लाइकलीहुड है, सेकंड पे ज़्यादा है, थर्ड पे उससे भी ज़्यादा है। डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज को। तो अब इस वर्क एट हाइट एक्टिविटी में कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो जो डायरेक्टली रिलेट करेंगे हाइट के साथ, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अगर स्टार्टिंग लेवल के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो बंदा काम कर रहा है, तो यहाँ पे लो लेवल है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज लो हैं। अगर वो सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेज मीडियम है। अगर वो थर्ड फ्लोर पे बिल्कुल टॉप पे काम कर रहा है तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं यहाँ पे गिरने से ज़्यादा चोट लगेगी, एम्पुटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इससे बोन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, डेथ ऑफ वर्कर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज भी बॉटम से अपवर्ड जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो सिंपल इज दैट, इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंसेज हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 3 मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज, 1 मतलब कम कॉन्सिक्वेंसेज, 2 मतलब मीडियम कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हम रिस्क की बात कर लें तो अगेन रिस्क हमने डिफाइन किया था कि लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेज, इसको हम रिस्क कहते हैं। तो अगर हम रिस्क मैट्रिक्स को देख लेंगे तो अगर लाइकलीहुड हमारे पास 3 है और इसी तरह से हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज भी 3 हैं, तो जो रिस्क है वो रिस्क रेटिंग 9 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 9 हो जाएगा। मतलब कि अगर डैमेज्ड लेजर यूज कर रहा है, बिल्कुल टॉप पे वो बंदा काम कर रहा है, तो वहां भी गिरने के चांसेस भी ज़्यादा है, और अगर बंदा गिरेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को हम रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाइकलीहुड है, वाई एक्सिस के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इस तरह से हम रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। नो दैट यू कैन एस्टिमेट द रिस्क, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दिस। अगर आपने एवेल्युएट कर लिया, रिस्क एवेल्युएशन हो गई, स्टेप 4 है एवेल्युएट द रिस्क। रिस्क को हमने एवेल्युएट कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, प्रिकॉशंस डिसाइड करनी है। अगर रिस्क 3x3 का मैट्रिक्स है, रिस्क 1 और 2 आ जाता है, लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये एक्सेप्टेबल है।
नो फर्दर एक्शन आर रीडेड बट इंश्योर द कंट्रोल आर मेंटेन। रिस्क एक्सेप्टेबल होगा तो हमें फर्दर कंट्रोल मेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से 3 to 4 है, टॉलरेबल है, लेकिन हमें इंप्रूवमेंट्स करनी है ताकि हम एक्सेप्टेबल वाली स्टेज में लेकर आ जाए। लेकिन अगर 6 to 9 रेटिंग आ रही है तो अनएक्सेप्टेबल है, इमीडिएट एक्शन करना होगा, हमें काम को रोकना होगा और सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स हमें इस चीज़ के लिए करनी पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड एवेल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। ये हमारे पास 4th स्टेप है। अब देखिए, अगर थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है तो हम रिस्क मैट्रिक्स जो है उसको 5x5 का, और यूजुअली हम 5x5 का रिस्क मैट्रिक्स ही यूज़ करते हैं, जिसमें लाइकलीहुड इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज 1 to 5, वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, फेयरली लाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली। सिंपल इज दैट। अगर 1 लाइकली है तो इसका मतलब होने के चांसेस बहुत कम है। अगर 5 है तो इस इवेंट के, इस हैज़ार्डियस इवेंट के या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंक्रीजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, अगेन वाई एक्सेस के ऊपर देखें तो बॉटम टू टॉप कॉन्सिक्वेंसेज इंक्रीज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5x5 का मैट्रिक्स है तो इसमें रिस्क रेटिंग भी 5, कॉन्सिक्वेंसेज भी 5 तक जाएंगे। 1 इज एक्सेप्टेबल, 2 इज एडिक्वेट, 3 इज टॉलरेबल एंड 4 इज अनएक्सेप्टेबल। ये हमारे पास कैटेगराइज किया गया है 1 से 4, 5 से 9, 10 से 16 एंड 17 से 25। अगर हाई रिस्क होगा तो काम को रोकना है, पहले सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, टॉलरेबल वाली कैटेगरी में लेकर आना है या एडिक्वेट वाली कैटेगरी में लेकर आना है, और उसके बाद फर्दर कंट्रोल मेजर्स लगा के इसको एक्सेप्टेबल वाली फेज में लेकर आना है। तो इस तरह से हम रिस्क को एवेल्यूएट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं और इसको मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हमारे पास रिस्क मैट्रिक्स 3x3 का यूज़ हो सकता है, 5x5 का यूज़ हो सकता है, 10x10 का रिस्क मैट्रिक्स भी यूज़ हो सकता है। जितना कम्प्लेक्स प्रोसेस होगा उतना बड़ा रिस्क मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एवेल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस वाला स्टेप था। उसके बाद 5th आ जाता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। अब रिस्क असेसमेंट्स की जितने भी आपने स्टेप पहले किए हैं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है। क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है? लोकेशन, एक्टिविटी, इक्विपमेंट आर बीइंग यूज्ड आर असेस्ड, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। हैजर्ड्स एंड रिस्क को एवेल्यूएट करके लिखेंगे। रिस्क कंट्रोल्स, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को लिखेंगे। असेसर डिटेल्स, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स भी लिखेंगे और एडिशनल कंट्रोल्स भी मेंशन करेंगे। असेसर डिटेल्स मतलब किसने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट किया, उसका नेम और सिग्नेचर और डेट आएगा। डेट एंड टाइम, ये हमने क्यों लिखना होता है? बेसिकली जितनी भी रिस्क असेसमेंट्स होती है उनको ईयरली हम रिव्यू एंड अपडेट कर रहे होते हैं, उस पर्पज़ के लिए भी हम इनके ऊपर डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन करेंगे। और साथ ही हम इसकी रिव्यू डेट, मतलब जिस डेट को रिस्क असेसमेंट कंडक्ट किया है उसमें 1 ईयर ऐड करके उसकी रिव्यू डेट भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, रिव्यू योर फाइंडिंग्स को रिव्यू कैसे करना है? जब भी आपको चांस मिलेगा, पर्सनल इक्विपमेंट एक्टिविटी, यू शुड कोई भी चेंज आ जाती है अगर आपकी प्रोसेस में, तो हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक पीरियोडिकली हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं। उसके अलावा अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, मैनेजमेंटल चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाती है, न्यू प्रोसेस जो है वो ऐड हो जाता है, वे ऑफ वर्क चेंज हो जाता है, लेजिस्लेशन चेंज हो जाती है, ऑडिट फेल हो जाता है कोई, इन सब केसेस में हम रिस्क असेसमेंट्स की फाइंडिंग को क्या करेंगे? रिव्यू एंड अपडेट करेंगे। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू द असेसमेंट रेगुलरली। 1 साल के बाद लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हमने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू और अपडेट करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। टू इंप्रूव योर रिस्क असेसमेंट फॉलोइंग थिंग्स विल बी कंसीडर्ड। मेक श्योर इट्स सूटेबल एंड सफिशिएंट। सूटेबल क्या है कि रेलिवेंट टू द एक्टिविटी है। जनरल रिस्क असेसमेंट हम यूज नहीं कर रहे। सफिशिएंट क्या होता है कि ये एडिक्वेटली रिस्क और हैजर्ड्स को कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही। बेटर डाटा हेल्प टू मेक बेटर जजमेंट्स। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने में, हैजर्ड आइडेंटिफाई करने में, रिस्क कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक की है तो आप अच्छी रिस्क असेसमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो डाटा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कर सकेंगे। इन्वॉल्व पीपल, इट्स लाइकली टू इफेक्ट। जो बंदे वो काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर, जो वर्कर उस मशीन को यूज कर रहा है, उनको भी इन्वॉल्व करें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में, बिकॉज वो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। माइट भी एक मैनेजर जो जस्ट उस मशीन को देख रहा है, उसके पास उस मशीन के बारे में कम इंफॉर्मेशन हो एज कम्पेयर टू उस वर्कर के जो वो बंदा वो मशीन यूज कर रहा है। नेक्स्ट इज कंडीशंस में वेरी फ्रॉम साइड टू साइड। डेफिनेटली रिस्क असेसमेंट की साइड टू साइड कंडीशन वेरी करती है। मतलब कि वर्क एट हाइट की सेम ही रिस्क असेसमेंट हम दूसरी पोजीशन के ऊपर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे हैजर्ड डिफरेंट है, एम्बियंस डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, माइट भी वर्कर्स डिफरेंट हैं। तो वहाँ पे हमें नई रिस्क असेसमेंट ही चाहिए होगी। कंसीडर ऑन स्पॉट असेसमेंट्स। मेक श्योर करें कि रिस्क असेसमेंट जब आप बनाएं तो साइट को फिजिकली विजिट करें, साइट को फिजिकली असेस करें, हैजर्ड्स को असेस करें, चीज़ों को एनालाइज करें। उसके बाद आप रिस्क असेसमेंट करें तो आप सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, पुट रिस्क असेसमेंट इनटू प्रैक्टिस। आप रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकली करें। अभी नेक्स्ट कुछ हमारे पास कार्टूनिस्टिक वे में हमें रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया कि एक ऑफिस में कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ स्लिप है, सनलाइट आ रही है, इन प्रॉपर एक्सेस कर रहा है, एक लड़की बुक पढ़ती हुई जा रही है,
मैनुअल हैंडलिंग का इशू है, एक बंदा पीसी को उठा के लेके जा रहा है। ऑल दीज आर हैजर्ड्स एंड रिस्क। इस तरह से हम हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में एक मतलब चिप्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे हमें कुछ रिस्क को, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये जितनी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये सारी रिस्क और हैजर्ड्स को डिपिक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हैजर्ड्स और रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरह से हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मॉड्यूल 2 असेसिंग रिस्क्स। तो हमने की लर्निंग पॉइंट्स, व्हाट इज रिस्क को डिस्कस किया, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट इसको डिस्कस किया, हाउ द रिस्क असेसमेंट इज कैरीड आउट इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। होप यू गॉट गुड आइडिया अबाउट what is risk, what is hazard, what is likelihood, what are the consequences, how the risk assessment is carried out, how we can measure the likelihood consequences on risk matrix। risk matrix क्या होता है, 3x3 का risk matrix क्या होता है, 5x5 का risk matrix क्या होता है, 10x10 का risk matrix क्या होता है, और इसी तरह से हम कौन कौन सी फाइंडिंग्स को रिव्यू एंड अपडेट करते हैं। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Stay tuned for upcoming videos.